जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज चैप्टर नंबर 17 जो है उसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज कोटिंग फॉल्ट्स। देखें, गुज़श्ता कुछ लेक्चर्स में हम लोग ये इस बात पे फोकस कर रहे थे कि अगर मैन्युफैक्चरर्स की जो प्रोडक्ट डेटा शीट में दी गई इंफॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप पूरा नहीं करते, या सरफेस को प्रॉपर प्रिपेयर नहीं करते, उस पर अगर कोई कंटेमिनेशन रह जाती है, तो इन वजूहात की बुनियाद पर जब आप पेंट करेंगे तो कोटिंग आपको परफेक्ट फिल्म या परफेक्ट प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो मुहैया नहीं की जाए करेगी। वो मटेरियल जो है वो किसी ना किसी बीमारी का, किसी ना किसी डिफेक्ट का, फॉल्ट का शिकार हो जाएगा। अब कुछ मेन कोटिंग फॉल्ट्स हैं जिनको हम सीखेंगे। याद रखें, ये जो कोटिंग फॉल्ट हैं ये आपके एग्जाम का अहम तरीन पोर्शन है। स्पेशली जब आपके एमसीक्यूज आएंगे प्रैक्टिकल वाले पोर्शन में से, तो उसमें से कोटिंग फॉल्ट की तस्वीर आएगी, उसको बाकायदा आपने आइडेंटिफाई करना है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, अभी पिक्चर दिखाएंगे, यही पिक्चर्स जो हैं वो इनमें से कोई पिक्चर आएगी, तो पिक्चर्स की वो आइडेंटिफिकेशन होती है। और फिर उसके बाद में फॉल्ट कौन सा है इसको पहचानने के बाद आपने बाज दफा ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी वजूहात क्या हैं या इनकी रेमेडीज क्या हैं। तो आज हम वन बाय वन तमाम तर तकरीबन जो मेन मेन मेजर कोटिंग फॉल्ट्स हैं उनके ऊपर जो है ना वो फोकस करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तो पहला कोटिंग फॉल्ट जो है, बल्कि कोटिंग फॉल्ट जितने भी अभी हम डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ एक चीज वाजे कर दूं, याद रखें कि वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड 2015, ये जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड 2015 है, अभी हम जितने कोटिंग फॉल्ट्स की टर्म्स यूज करेंगे या उनकी डेफिनेशंस करेंगे, ये सारी की सारी हम किस पैराए में करेंगे, ये हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड 2015 के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे ये सारी बातें। यानी ये जो बिटीनेस या दूसरे कोटिंग फॉल्ट्स हैं, जैसे बिटीनेस है, चॉकिंग है, इस तरह की और ब्लीडिंग है, बेशुमार कोटिंग फॉल्ट्स जो हम इसमें पढ़ेंगे, तो ये तमाम कोटिंग फॉल्ट्स की अगर कोई पूछता है कि ये टर्म्स या ये डेफिनेशंस जो है वो किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, तो याद रखें ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड 2015 के बराबर है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड 2015 के बराबर है। तो चलें बढ़ते हैं, सबसे पहला जो हमारा कोटिंग फॉल्ट है इसके हवाले से पहले उसमें पढ़ते हैं कि वो क्या चीज है। देखिए, आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है जी। इस पिक्चर के अंदर, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके अगर देखें, तो इस पिक्चर के अंदर आपको ये दानेदार सा मटेरियल जो है, जिसको हम फ्लक्कुलेटेड मटेरियल कहते हैं या मुंजमद शुदा मटेरियल जो है वो नजर आ रहा होगा। मुख्तलिफ जगहों पे ये जो दानेदार सा मटेरियल जो कोटिंग फिल्म में से बाहर की तरफ उभरा हुआ मटेरियल है, ये नजर आना शुरू हो जाए तो हम इस मटेरियल को, या ये जो दानेदार मटेरियल है, इसको बिट कहते हैं और इस फॉल्ट को बिट्टीनेस बोलते हैं। इस फॉल्ट को क्या बोलते हैं? बिट्टीनेस बोलते हैं जी। जैसे मिसाल के तौर पर पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि उस बुक में क्या लिखा है। द प्रेजेंस ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ जेल फ्लक्कुलेटेड मटेरियल, कहते हैं जेल फ्लक्कुलेटेड मटेरियल या फॉरेन मैटर्स इन कोटिंग मटेरियल आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ फिल्म। तो जो पेंट आप करें उस पेंट के अंदर अगर कुछ पिगमेंट्स, कुछ फॉरेन मैटर्स, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, साइज में कोटिंग फिल्म से बड़े होते हैं, उनको फॉरेन मैटर्स का नाम दिया जाता है। तो वो फॉरेन मैटर्स या ये बहुत सारे छोटे छोटे जो पिगमेंट्स हैं, सॉलिड पार्टिकल जो पेंट के अंदर पाए जाते हैं, वो आपस में मिलकर एक गुच्छे की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, एक क्लस्टर बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये फ्लक्कुलेटेड मटेरियल है। तो ये जो फ्लक्कुलेटेड मटेरियल या बिट्स या फॉरेन मैटर्स, यानी पिगमेंट्स का एग्रीगेट या एग्रीगेट्स का क्लस्टर कह लें, ये जब आप पेंट लगाते हैं, पेंट खुश्क होता है, तो ये बाहर की तरफ उभर आते हैं, प्रोजेक्ट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द पेंटेड फिल्म। जब ये प्रोजेक्ट आउट होते हैं तो इनको हम बिट्स कहते हैं और इस फॉल्ट को बिट्टीनेस बोलते हैं जी। सेकेंड लाइन में क्या लिखा है? द टर्म सीडी specifically denotes the presence of bits that have developed in a coating material during storage। कहते हैं बाज दफा ऐसा होता है
कि बिट्टीनेस तो तब ऑब्जर्व होगी ना जब आप पेंट लगा देंगे, पेंट फिल्म खुश्क हो जाएगी, फिर उस फिल्म में आप देखेंगे तो वो कोटिंग दानेदार होगी, उसमें दानेदार सा मटेरियल होगा, लेकिन वो खुश्क हो चुका हुआ है। ड्राई फिल्म में दानेदार सा मटेरियल अपीयर हो जाए, वो दानेदार जो मटेरियल है उसको हमने बिट का नाम दिया और इस फॉल्ट को बिट्टीनेस कह दिया। कहते हैं बाज दफा ऐसा होता है कि जो पेंट लगाया जा रहा है उस पेंट के अंदर अभी जब वो वेट है, उसमें सॉल्वेंट कंटेनिंग पेंट है, सॉल्वेंट उसमें मौजूद है, उसको भी आपने सरफेस के ऊपर अप्लाई भी नहीं किया, तो उसके अंदर भी बाज दफा यही जो एग्रीगेट्स हैं या क्लस्टर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिनको बिट्स का नाम दिया, तो ये जो बिट्स हैं ये वाजे नजर आते हैं। उस वक्त तो फिर ऐसे पेंट के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं जिसके अंदर अभी ये बिट्स मौजूद हैं, अब एप्लीकेशन के बाद तो वो बिटिनेस है, लेकिन अभी ये जो एग्रीगेट्स या क्लस्टर्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स के, वो अगर ऐसा पेंट है जिसके अंदर ये क्लस्टर्स मौजूद है सॉलिड पार्टिकल्स के, उस पेंट को हम सीडी बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? सीडी। क्लियर है? ये बाज दफा ऐसा होता है पेंट आपके पास पड़ा है स्टोरेज के लिए रखा हुआ है, लेकिन किसी भी वजह से क्या होता है वो पेंट पार्टिकल्स जो है वो आपस में क्योर होना शुरू हो जाते हैं, वो ड्राइंग प्रोसेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। वो जब आपस में क्योर होना शुरू हो जाता है तो पिगमेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू होते हैं और क्लस्टर बना देते हैं, मोटे दानेदार मटेरियल बना देते हैं। तो ऐसे पेंट को हम पहले कहते हैं सीडी। यानी अभी पेंट आया और उसमें दानेदार मटेरियल ऑब्जर्व किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि पेंट ही सीडी है। और अगर यही दानेदार मटेरियल यानी यही छोटे छोटे जो बिट्स हैं अगर पूरे पेंट के अंदर फैले हैं तो फिर उस पेंट को हम कहते हैं कि ये पेंट जो है वो पेपरी है। तो याद रखें, अगर बिट्स छोटे हैं और पूरे पेंट के अंदर फैले हुए हैं और अभी पेंट अप्लाई नहीं किया, अभी सिर्फ केन के अंदर है, मैन्युफैक्चरर ने जिसमें कैनिंग की है या पैकिंग की है उसी कंटेनर के अंदर ही मौजूद है, आपने खोला और आपने देखा, देखने के बाद आप देखते हैं कि अगर छोटे छोटे बिट्स उसके यूनिफॉर्मली पूरे पेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, तो ऐसे पेंट के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो ये है पेपरी। और अगर ये छोटे छोटे बिट्स आपस में मिलकर और मजीद बड़े बिट्स में तब्दील हो चुके हों और अभी बनना शुरू हो रहे हों, यानी पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो लेकिन बड़े बड़े बिट्स उसमें नजर आ रहे हो, तो ऐसे पेंट को हम सीडी बोलते हैं। और जब ये पेपरी या सीडी पेंट आप सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो खुश्क होने के बाद में यही बिट्स, यही जो सीडी मटेरियल था ये बाहर की तरफ उभर आता है, पेंट फिल्म में से प्रोट्रूड आउट हो जाता है या प्रोजेक्ट आउट हो जाता है। ठीक है, तो जिसको हम फिर बिट्टीनेस का नाम देते हैं। ये आपको एक मैं और दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक पिक्चर ज्यादा वाजे नजर आ रही है, इसको जरा गौर से देखें। ठीक है ये ये आपको सर्कल करके दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपको ये बिट्स नजर आ रहे हैं। ये जो दानेदार सा मटेरियल है, फ्लक्कुलेटेड मटेरियल है, क्लस्टर ऑफ एग्रीगेट्स है या क्लस्टर ऑफ पिगमेंट्स है। ठीक है, ये जो है ड्यूरिंग स्टोरेज ये बनते हैं। और इसकी वजह क्या है बनने की? एक्चुअली वजह ये होती है कि देखिए एक आपने पढ़ा था पेंट की शेल्फ लाइफ। पेंट की शेल्फ लाइफ क्या होती है कि मैन्युफैक्चरर जब पेंट बनाता है और बनाने के बाद में उसके अंदर कुछ मटेरियल डाल देता है, अदर एडिटिव्स ऐड करते हैं, और वो अदर एडिटिव्स क्या करते हैं कि उसकी शेल्फ लाइफ डिफाइन करते हैं। और आपने देखा होगा जब भी पेंट बनाया जाता है, बनाने के बाद में उसकी केन के ऊपर बकायदा लिखा जाता है कि ये पेंट की एक्सपायरी डेट ये है, पेंट की क्या है एक्सपायरी डेट ये है। वो जो एक्सपायरी डेट है बेसिकली वो शेल्फ लाइफ कहलाती है पेंट की। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि पेंट की जो एक्सपायरी है वो करीब होती है या वो एक्सपायर हो चुका होता है, और एक्सपायर होते ही पेंट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्योर होना शुरू हो जाते हैं, क्योरिंग होना शुरू हो जाती है। पेंट के अंदर जो बाइंडर्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जो पिगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर या तो पेपरी या सीडी मटेरियल में पहले तब्दील हो जाते हैं, और जब उसी पेपरी या सीडी मटेरियल को आप सरफेस के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो नतीजतन कोटिंग जब खुश्क हो जाए तो उसमें वो बिट्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, और इस फॉल्ट को आप बिटिनेस बोलते हैं। और इससे हम कंक्लूजन यही निकालेंगे कि जब भी आप बिटिनेस ऑब्जर्व करें तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे जो पेंट इस्तेमाल किया गया है वो आउट ऑफ शेल्फ लाइफ यूज किया गया है। आउट ऑफ शेल्फ लाइफ होने की वजह से पार्शली क्योर होना शुरू हो गया था मटेरियल, और वही पार्शली क्योर्ड पेंट जो है या मटेरियल जो है वो ही अप्लाई कर दिया गया सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से ये बिटिनेस फॉल्ट सामने आया है। गॉट इट बेटा?
उसके बाद में बेटा जो सेकंड फॉल्ट सामने है वो है ब्लीडिंग। सेकंड फॉल्ट क्या है सर जी? जी जी प्लीज। सर इसमें आप मतलब ये कहना चाहते हैं कि इसमें एप्लीकेटर का अमल जो है उसका मतलब कसूर नहीं होता, यानी इसमें पेंट का कसूर होता है, यानी उसका स्टोरेज का कसूर होता है। आप देखिए जी, ऐसे कुछ इसमें कहना मैं चाहते हैं? जो ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात ठीक है, स्टोरेज का कसूर तो होता ही है, लेकिन बाज दफा इसमें मेलाफाइड इंटेंशन होती है। मेलाफाइड इंटेंशन से क्या कि मिसाल के तौर पर पेंट जो है वो एक्सपायरी पेंट ही उनके पास पड़ा पड़ा एक्सपायर हो चुका हुआ है और वही वो लगवा देते हैं। नया पेंट बाज दफा फिर खरीदा ही नहीं जाता, पहले ही प्रोक्योरमेंट कर ली जाती है। तो वो अब जब उसकी एक्सपायरी हो गई है तो उसको तो अब रीयूज उसको तो इस्तेमाल नहीं ना करना चाहिए। तो बाज दफा शेल्फ लाइफ को इग्नोर कर दिया जाता है और ये नेग्लिजेंसी इंस्पेक्टर के एंड पे भी आती है कि अगर पेंट अप्लाई करने लगे हैं तो इंस्पेक्टर का काम होता है कि वहां पे वो हर चीज को चेक करे, उसकी शेल्फ लाइफ चेक करे, उसका बैच नंबर चेक करे, उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो चेक करे, जिन सर्कमस्टांसिस में जिन कंडीशंस के अंदर वो पेंट अप्लाई करवाना है वो चेक करे, ये सारी चीजें चेक करे फिर पेंट अप्लाई करवाए ना जी। ठीक है, तो ये नेग्लिजेंसी जो है वो, या तो नेग्लिजेंसी क्या है, ये तो बल्कि क्योंकि फॉल्ट आ गया, अब ये चीज जो है वो डेफिनेटली अगर आगे रिजेक्ट हो जाती है तो आपका सारा टाइम और मटेरियल वो सारी चीजें जो है वो आपके रिसोर्सेज का ज़या हुआ, तो दोबारा से करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि चीजें अच्छी तरह पहले चेक करें फिर अप्लाई करवाएं। क्लियर है? जी क्लियर। ओके। उसके बाद में जो सेकंड फॉल्ट है ना, दैट इज ब्लीडिंग। आप ब्लीडिंग में होता क्या है, सादा लफ्जों में ये देखें कि आप अगर किसी सरफेस के ऊपर पहले पेंट अप्लाई करते हैं, अब उस पेंट का एक ड्राइंग टाइम होता है, यानी उस कोटिंग आपने पहली कोटिंग की या प्राइमर जिसे हम कहते हैं, प्राइमर आपने लगा दिया। अब अगर वो एबीसी कोई भी प्राइमर है, अगर ये कह दिया जाए कि इसका ड्राइंग टाइम जो है वो 6 घंटे है और आप 6 घंटे वेट करना चाहिए, अगर आप वेट नहीं करते, आप समझते हैं कि 5, सवा 5, 5.5 घंटे में आप समझते हैं कि यार अभी ड्राइंग टाइम पूरा तो नहीं हुआ लेकिन कोटिंग ऐसे लग रही है जैसे खुश्क हो गई है। ठीक है, तो ड्राइंग टाइम को इग्नोर करते ही जब आप उस नेक्स्ट कोट अप्लाई करवा देते हैं, यानी मिड कोट आप अप्लाई करवा देते हैं, तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जैसे ही सेकंड कोट अप्लाई किया तो सेकंड कोट का जो सॉल्वेंट है वो उड़ना था ऊपर, वो इवेपोरेट होना था, लेकिन चूंकि नीचे वाला कोट अभी तक मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं हुआ, ड्राई नहीं हुआ, तो फिर वो सॉल्वेंट जो ऊपर इवेपोरेट होना था वो सॉल्वेंट ऊपर इवेपोरेट होने के बजाय नीचे डिफ्यूज हो जाता है। वो सॉल्वेंट क्या हो जाता है? नीचे डिफ्यूज हो जाता है, और नीचे जाकर जब सॉल्वेंट नीचे डिफ्यूज होगा तो डेफिनेटली पहले वाली जो कोटिंग है उसमें सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ जो कलर पिगमेंट्स हैं, कलर पिगमेंट्स वो भी नीचे की तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि नीचे वाला जो कोट है वो सॉफ्ट भी हो जाएगा और उसकी डिस्कलोरेशन भी हो जाएगी, उसमें स्टेन या अनडिजायरेबल स्टेन या डिस्कलोरेशन या उसका कलर चेंज हो जाएगा। समझने बात? इस अमल को ब्लीडिंग कहते हैं, इस फॉल्ट को ब्लीडिंग कहते हैं। आपने सामने देखा है एक पिक्चर बनी हुई है और इस पिक्चर के अंदर जो है बाहर लाइट ब्राउन सा कलर है लेकिन अंदर जो है ना टोटल डार्क ब्राउन जो है वो नीचे कलर हो चुका हुआ है, ये स्टेनिंग हो गई है या ये जो इसका कलर चेंज हो गया है, इस फॉल्ट को ब्लीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? ब्लीडिंग। क्लियर? अब इसी चीज को जरा यहाँ पे तवज्जो से गौर से देखें, ये पिक्चर ज्यादा वाज़ेह और ज्यादा क्लियर है, और लिखा है कि सॉल्वेंट फ्रॉम द टॉप कोट सॉफ्टन्स द अंडरलाइंग मटेरियल, यानी टॉप कोट का जो सॉल्वेंट है वो नीचे वाले मटेरियल को सॉफ्ट कर देता है क्योंकि वो सॉल्वेंट नीचे डिफ्यूज होना है, एंड अलाउ इट टू पास इनटू एंड थ्रू द लेयर एंड काजिंग डिस्कलोरेशन, जिसकी वजह से डिस्कलोरेशन होती है। जैसे ब्राउन कलर बिट्यूमन पेंट्स हो तो ब्राउन कलर हो जाता है, और येलो कलर होता है जब ये अगर कोल टार्स हो। तो आप कौन कौन से ऐसे पेंट्स हैं जिनके अंदर ब्लेडिंग होती है, उनकी कुछ एग्जांपल्स, उनके मटेरियल की एग्जांपल्स जो है वो दी गई है, जिसमें बिट्यूमिनस पेंट्स हैं, वुड प्रिजर्वेटिव्स हैं, ओलियोरेजन्स हैं, और ऑर्गेनिक पिगमेंट्स एंड स्टेन्स एंड कोल टार, बिट्यूमन्स एंड कोल टार और एनिमल्स वगैरह।
तो ये सारे वो मटेरियल्स हैं जिनके अंदर ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग की पिक्चर और इसकी वजह जो है ये बहुत अहम है, ठीक है, याद रहेगा जी। उसके बाद थर्ड, जो आपका बेटा जो थर्ड फॉल्ट है दैट इज ब्लिस्टर। ब्लिस्टर आपने देखा, जब आप कोटिंग करते हैं तो कोटिंग का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ उभर आता है, डोम शेप में ऊपर की तरफ उभर आता है, और ये जो ब्लिस्टर बन जाता है ना ऊपर कोटिंग का या फिल्म का ऊपर की तरफ उभरा हुआ, इसे इसे हम ब्लिस्टर कहते हैं। और ये जो ब्लिस्टर है ये गैस फील्ड भी हो सकता है, ये ब्लिस्टर किसी सॉलिड पार्टिकल का से भी फील्ड हो सकता है, या ये ब्लिस्टर किसी लिक्विड फील्ड मटेरियल भी हो सकता है। यानी ये ब्लिस्टर्स के अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैस भी हो सकती है। ये बात समझ रहे? तो ये ब्लिस्टर्स हैं। ब्लिस्टर्स को कैसे डिफाइन किया है जी, जरा फिर से समझ लें। फॉर्मेशन ऑफ अ डोम शेप प्रोजेक्शन, यानी डोम शेप प्रोजेक्शन, गुंबदनुमा प्रोजेक्शन का बन जाना, या ब्लिस्टर्स इन द ड्राई फिल्म ऑफ अ कोटिंग मटेरियल, और कोटिंग मटेरियल के अंदर ब्लिस्टर्स का बन जाना। जैसे जहां भी ब्लिस्टर्स बनेंगे याद रखें वहां पे कोटिंग डोम शेप में ऊपर की तरफ ऊपर आएगी और उसको आप ब्लिस्टर का नाम देंगे। जब कोटिंग ऊपर की तरफ ऊपर आई है तो कोटिंग का और सरफेस का आपस में अढाइयन खत्म हो जाता है। अब अढाइयन लॉस हो जाता है। अढाइयन ना होने की वजह से हम कहते हैं फिल्म ही ऊपर की तरफ लिफ्ट लिफ्ट अप हो गई है, ऊपर की तरफ ऊपर आई है। क्लियर है? तो इस ब्लिस्टर्स की एक चैप्टर नंबर 1 में भी आपने पढ़ा था ना, हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर्स, जिसमें हमने एक मिसाल ली थी कि जनाब अगर हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स सरफेस के ऊपर मौजूद हो और आप ऊपर पेंट कर दें तो पेंट का जो सॉल्वेंट है सबसे पहले वो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स उस सॉल्वेंट को नीचे की तरफ जज़ब करते हैं, फिर खुद उसमें हल होकर हाइग्रोस्कोपिक साल्ट सॉल्यूशन बना देते हैं, फिर वो सॉल्यूशन कोटिंग के ऊपर जो है वो नीचे से यूं प्रेशर एक्सर्ट करता है जिससे डोम शेप में जो कोटिंग है वो ऊपर की तरफ ऊपर आती है, जिसको आपने ब्लिस्टर्स का नाम दिया था, या उनको आपने ऑस्मोटिक ब्लिस्टर्स या हाइग्रोस्कोपिक ब्लिस्टर्स का भी नाम दिया था। क्लियर है? तो ये है ब्लिस्टरिंग के बारे में। ब्लिस्टरिंग के एक और जो है वो देख लेते हैं स्लाइड। ये यहाँ पे आपको वाज़े क्लियर नजर आ रहा है, डिफरेंट ब्लिस्टरिंग की टाइप्स है। तो ब्लिस्टर्स कैन बी फिल्ड विद गैस, लिक्विड एंड क्रिस्टल। क्लियर है जी? उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, चॉकिंग। Formation of a friable powdery layer on the surface of the film of a coating material, यानी अगर आप पेंट करते हैं और पेंट जो है वो सफेद पाउडरी पाउडरी से मटेरियल में तब्दील हो जाता है। पेंट फिल्म या कोटिंग के ऊपर सफेद सफेद पाउडरी पाउडरी सा मटेरियल अपीयर हो जाता है तो कहते हैं उसको आप चॉकिंग बोलते हैं। और ये फ्राइएबल पाउडरी सफेद सफेद सा लेयर या मटेरियल जो अपीयर हुआ है ये किस वजह से हुआ है? बेसिक पेंट के अंदर एक बाइंडिंग मीडियम होता है जिसको आपने बाइंडर का नाम दिया था। गुज़श्ता लेक्चर्स में भी हमने सीखा था कि जो पेंट है वो 3 अहम इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है, एक बाइंडर, दूसरा उसमें पिगमेंट और तीसरा उसमें सॉल्वेंट। और सबसे अहम क्या था? बाइंडर था। और बाइंडर का काम होता है वो बाइंड करके रखता है तमाम पिगमेंट्स को। तो यहाँ पे क्या है कि वही बाइंडर, उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, उसकी डिग्रेडेशन होती है। बाइंडर जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे सूरज की यूवी लाइट्स हैं या सूरज की जो रोशनी है उसकी वजह से बाइंडर डिसइंटीग्रेट होता है या डिग्रेड होता है। जब वो डिग्रेड होता है तो वो बाइंडर जो है वो सफेद फ्राइएबल पाउडरी मटेरियल में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो वेदर या डिसरप्टिव फैक्टर्स ऑफ द वेदर या वेदरिंग के जो डिसरप्टिव फैक्टर्स हैं, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स हैं, डिसरप्टिव फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की वजह से बाइंडर का डिसइंटीग्रेट होना वो चॉकिंग की वजह बनता है। और उस डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में वही बाइंडिंग मटेरियल या बाइंडर जो है वो सफेद पाउडरी मटेरियल में तब्दील हो जाता है जिसको आप चॉकिंग का नाम देते हैं। क्लियर है? जैसे आपने पीछे पढ़ा था इपॉक्सी, इपॉक्सी के अंदर जो है वो मोस्टली चॉकिंग जो है वो होती है। और ये एमसीक्यू भी आता है, बड़ा अहम है। ये देखें, डिग्रेडेशन ऑफ अ बाइंडर ड्यू टू डिसरप्टिव फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो डिसरप्टिव फैक्टर्स यानी जिसको आप वेदरिंग भी बोलते हैं
जैसे मैंने एक मिसाल आपको दी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी लाइट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बाइंडर को डिसइंटीग्रेट कर देती हैं या डिग्रेड करती हैं, जिसके नतीजे में ये वाइट फ्राइएबल पाउडरी मटेरियल जो है वो कोटिंग के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाता है, जिसे हम चॉकिंग बोलते हैं। उसके बाद क्या है जी, सीजिंग। Formation of a small areas of the wet film of a coating material where the coating material has receded, leaving holidays in the film. कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर सरफेस को प्रॉपर तैयार नहीं किया गया और आप पेंट लगाते हैं और पेंट लगाते हुए कुछ एरियाज ऐसे रह जाते हैं जहां पेंट नहीं लगा पाते, यहाँ पेंट अडेयर नहीं हो पाता, यानी अभी आपने वेट पेंट ही अप्लाई किया है, अभी ड्राई फिल्म की बात नहीं हो रही है, अभी वेट फिल्म की बात हो रही है कि अभी आप पेंट आपका वेट है, आपने लगाया है और लगाने के बाद कुछ हिस्से ऐसे रह जाते हैं जहाँ पेंट नहीं अप्लाई हो पाता, तो वहां पे जहाँ पेंट नहीं अप्लाई हो पाता उस एरिया को हम हॉलीडेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉलीडे। अगर ये हॉलीडेज वेट फिल्म में अपीयर हो जाएं तो इस फॉल्ट को सीजिंग बोलते हैं, सीजिंग। क्लियर? यहाँ पे भी कि काज बाय इनएडिक्वेट सरफेस प्रिपरेशन, सरफेस को प्रॉपर अगर तैयार ना किया जाए और उसके ऊपर जब आप पेंट लगाएं तो वेट फिल्म के अंदर ही हॉलीडेज अपीयर हो जाएं तो उसको सीजिंग बोलते हैं। जैसे ये देखें हाईलाइट किया है। उसके बाद में क्या है जी, क्रैकिंग। क्रैक्स, आप देखें जब पेंट फिल्म अप्लाई कर दी जाती है, ड्राई फिल्म बनती है, उसके बाद में एक वक्त आता है कि उसी ड्राई फिल्म जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो जाती है, उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाती है कोटिंग मटेरियल की। और ये जो स्प्लिटिंग है ये एज की वजह से हो रही होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, आपने देखा जब भी पेंट पुराना हो जाए, अपनी लाइफ पूरी कर जाए, तो पहले उसमें स्प्लिटिंग होती है यानी क्रैकिंग होती है, और क्रैकिंग होने के बाद में फिर उसमें फ्लेक्स जो है वो बनना शुरू होते हैं और वो फ्लेक्स जो है वो उतर बन के उतर जाते हैं। यानी पहले स्प्लिटिंग या क्रैकिंग होती है और उसके बाद में फ्लेकिंग होती है, फ्लेक्स बन के वो मटेरियल सरफेस से उतर जाया करता है। क्लियर है? तो इसको क्रैकिंग को क्या लिखते हैं जी, कि जनरली द स्प्लिटिंग ऑफ अ ड्राई फिल्म ऑफ अ कोटिंग मटेरियल यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ एजिंग, एज की वजह से पेंट फिल्म जो है वो आहिस्ता 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 जब डिसइंटीग्रेट हो रही होती है, उसका बाइंडिंग मटेरियल जो है वो अपनी आखिरी मुद्दत को या टाइम को पहुंच रहा होता है, तो जब वो मुकम्मल तौर पे डिसरप्ट होता है तो फिर सबसे पहले क्या होगा, जो पेंट फिल्म है वो स्प्लिट होगी, वो क्रैकिंग का शिकार होगी। क्लियर है? और ये एज के साथ होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ मोस्टली कि आपने पेंट लगाया और लगाते ही दूसरे दिन ही जो है ना वो उसमें क्रैकिंग आ गई, नहीं, वो थोड़ा वक्त गुजरने के साथ होता है। तो स्पेसिफिकली ब्रेक डाउन इन विच द क्रैक्स पेनिट्रेट एट लीस्ट वन कोट and which may be expected to result ultimately in a complete failure। कहते हैं देखें किसी एक कोट के अंदर भी क्रैक्स बनना शुरू हो जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, मुकम्मल तौर पे कोटिंग फेल्योर हो जाया करता है। अब ये जो क्रैक्स बनते हैं ना डिफरेंट पैटर्न्स पे बनते हैं, उस एतबार से क्रैक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पर बड़े बारीक बारीक से क्रैक्स हों और इतने बारीक हों कि भी मुकम्मल तौर पे पहले कोट के या टॉप कोट के अंदर भी मुकम्मल पेनिट्रेट ना हुए हों, और कहीं कहीं थोड़े थोड़े बन रहे हों, कहीं कहीं थोड़े थोड़े बन रहे हों और बारीक हों, बाल की तरह के बारीक हों, ठीक है, और अभी पूरी तरह टॉप कोट में भी पेनिट्रेट ना किए हों, ऐसे जो क्रैक्स बनते हैं उनको हम हेयर क्रैकिंग बोलते हैं, हेयर क्रैकिंग। और इसी को थोड़ा सा अगर ज्यादा कर लें कि क्रैक्स जो हैं वो तकरीबन वो भी फाइन क्रैक्स ही हों, अभी मुकम्मल तौर पे टॉप कोट के अंदर भी पेनिट्रेट ना किए हों, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि एक मखसूस पैटर्न से बनना शुरू हो जाए, मखसूस पैटर्न से कोटिंग के ऊपर जो है वो बनना शुरू हो जाए। यानी जैसे हमने हेयर क्रैकिंग में पढ़ा ना, बारीक क्रैक्स हैं बाल की तरह के लेकिन कहीं कहीं बने हैं, तो यहाँ पे चेकिंग में क्या होता है, बारीक ही है लेकिन कहीं कहीं नहीं, बल्कि किसी एक मखसूस पैटर्न से किसी एक तरफ से बनना शुरू हो गए, वो उस एक मखसूस पैटर्न से बन रहे हैं अगर, तो उस ऐसी क्रैकिंग को आप चेकिंग बोलते हैं। और बाज दफा ऐसा होता है
कि जब क्रैकिंग थोड़ी ज्यादा पुरानी हो जाए तो फिर यही क्रैक्स जो पहले बारीक थे, फाइन थे, ये फाइन नहीं रहते बल्कि ये बड़े ड्रास्टिक हो जाते हैं, बड़े मोटे हो जाते हैं और ये इस तरह दिखते हैं जैसे आपने कभी देखा होगा कि क्रोकोडाइल अगर छुपा हो तो उसकी जो स्किन है उसके ऊपर वो क्रैक्स नजर आते हैं। क्रोकोडाइल या एलिगेटर जिसे मगरमच्छ वगैरह की स्किन में बाज निशान बने हुए होते हैं, तो उस तरह के जो क्रैक्स होते हैं उनको क्रोकोडाइलिंग या एलिगेटरिंग कहते हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये एक मखसूस पैटर्न से शुरू है, चेकिंग है। ये देखें, ये क्रोकोडाइलिंग या एलिगेटरिंग है, ठीक है। और ये जो साथ आप देख रहे हैं इसको मड क्रैकिंग कहते हैं। देखें, जो लोग खेतों से ताल्लुक रखते हैं, किस गांव से ताल्लुक रखते हैं, खेतों खेत खलियान के अंदर काम करते करते आए हैं या थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा होगा कि मोस्टली जब धान की फसल को काश्त किया जाता है तो अगर जमीन को पानी लगाया जाए तो वो पानी नीचे ही जज़ब हो जाए, तो वो जमीन जो है वो इस तरह के क्रैक्स में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह के वो क्रैक्स जो है वो बन जाते हैं मड की तरह के, चूंकि रिजेम्बलेंस इसकी जो है वो मड के साथ है इसलिए उसको मड क्रैकिंग का नाम दे दिया जाता है। और ये बड़े डीप क्रैक्स हैं। देखिए, नेटवर्क ऑफ अ डीप क्रैक्स दैट फॉर्म एज द फिल्म ऑफ अ कोटिंग मटेरियल ड्राइस। कहते हैं ये डीप क्रैक्स उस वक्त बनते हैं जैसे ही कोटिंग मटेरियल ड्राई होता है, खुश्क होता है, स्पेशली व्हेन इट हैज बीन अप्लाइड टू अब्सॉर्बेंट सरफेस या सबस्ट्रेट। ये स्पेशली उस वक्त होता है कि पेंट अप्लाई किया जाए ऐसी सरफेस के ऊपर जो सॉल्वेंट को ऑब्जर्व कर ले। जैसे आपने अक्सर मिसाल दे देता हूँ, आप ऐसे समझ लें जैसे पेपर है, खाली पेपर, पेपर के ऊपर सॉल्वेंट गिरे तो पेपर उस सॉल्वेंट को जज़ब कर लेता है, लेकिन अगर उसी पेपर के ऊपर लैमिनेशन हो और फिर सॉल्वेंट गिरे तो फिर वो जज़ब नहीं होता। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपकी सरफेस एब्जॉर्बेंट है, वो सॉल्वेंट को ऑब्जर्व करने की सलाहियत रखती है, तो ऑब्जर्बेंट सॉल्वेंट के ऊपर जब आप पेंट करेंगे तो पेंट में मौजूद सॉल्वेंट जिसने इवेपोरेट होना था और कोटिंग ने ड्राई होना था बेहतर तरीके से, अब वो सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं होगा बल्कि जो एब्जॉर्बेंट सरफेस है वो क्या करती है, उस सॉल्वेंट को जज़ब कर लेती है। और सॉल्वेंट जब जब मुकम्मल तौर पे जज़ब हो जाता है तो मटेरियल, अब सॉल्वेंट इवेपोरेट होना था, पॉलीमराइजेशन का अमल स्टार्ट होना था, जिसके नतीजे में पेंट फिल्म ने लिक्विड से ड्राई में तब्दील होना था, प्रॉपर फिल्म बननी थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्वेंट इवेपोरेट होने के बजाय नीचे ही जज़ब हो गया और जो वो नीचे जज़ब हुआ पेंट जो है वो उसी तरह कोटिंग बनाने के बजाय मड क्रैकिंग में तब्दील हो गया। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा, मड क्रैकिंग। उसके बाद में क्या आता है जी, क्रेटरिंग है। क्रेटरिंग ये होती है कि देखिए बाज दफा आप जब सरफेस को तैयार करते हैं या सरफेस आपके पास ऐसी आती है जैसे आपने पढ़ा हुआ था कि रस्ट ग्रेड सी या रस्ट ग्रेड डी वाली सरफेस है। अब रस्ट ग्रेड डी आपने पढ़ा था ऐसी सरफेस होती है जिसके अंदर जो है वो पिट बने होते हैं, बड़े वाजे जनरल पिट्स होते हैं, जैसे सरफेस के अंदर गड्ढे पड़े हुए होते हैं ना वैसे। तो सरफेस में डिफरेंट पिट्स या उन पिट्स को आप कह लें डिप्रेशंस होते हैं। जब आप पेंट अप्लाई करें और पेंट आपके पास हो ज्यादा विस्कस, ज्यादा विस्कोसिटी वाला, तो ज्यादा विस्कस वाला पेंट जब आप अप्लाई करते हैं तो वो ज्यादा विस्कोसिटी वाला पेंट का फ्लो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो डिप्रेशन है उनको मुकम्मल तौर पर बट अप नहीं कर पाता, उसको मुकम्मल तौर पर फिल नहीं कर पाता और सरफेस को प्रॉपर लेवल नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में क्या होता है कि जो पेंट थिक होने की वजह से डिप्रेशन के ऊपर नीचे की तरफ लटक जाता है, ऐसे जैसे बाउल शेप लटकता है, तो बाउल की शेप में नीचे की तरफ लटक जाता है। ऐसे फॉल्ट को आप क्रेटरिंग बोलते हैं जी, क्रेटरिंग। क्लियर है? ये देखें, बाउल शेप डिप्रेशंस caused by escaping solvent or gases. Paint is of too low a viscosity to flow and fill the depressions. और ये मोस्टली वो कहते हैं ये डिप्रेशंस या क्रेटरिंग वहां ऑब्जर्व होती है जहाँ पे गैसेस जो है वो रिलीज हो रही होती हैं, या ऐसे जो जोड़ शोड़ लगा हुआ गैसेस वहां से रिलीज हो रही हैं कहीं थोड़ा बहुत, तो वहां भी हो सकता है। या सरफेस जो है वो मुकम्मल तैयार नहीं हुई, उसमें डिप्रेशंस मौजूद थे और आपने पेंट ज्यादा विस्कस यूज कर लिया, तो ज्यादा विस्कस होने की वजह से वो नीचे के बाउल की शेप में
लटक जरूर जाएगा लेकिन नीचे वाले डिप्रेशन को जाके फिल नहीं करेगा, तो उसके नतीजे में क्रेटरिंग होती है। उसके बाद में जी कर्टेनिंग या सैगिंग। कर्टेनिंग या सैगिंग, ये कर्टेनिंग या सैगिंग क्या होती है जी? कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अ कोट बिटवीन द एप्लीकेशन एंड सेटिंग that result in an uneven area of coating having a thick lower edge। कहते हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप पेंट लगाते हैं, पेंट की मिकदार ज्यादा लगा दी, ओवर एप्लीकेशन कर दी। जब आप ओवर एप्लीकेशन करते हैं तो पेंट क्या करता है, वो नीचे की तरफ भागना शुरू हो जाता है, और जब नीचे भाग रहा होता है या नीचे रन कर रहा होता है तो आप देखें जहां वो नीचे वाला एरिया होता है ना, वो ज्यादा थिक होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, वो नीचे वाला एरिया उसका थिक हो रहा होता है, लोअर उसके एजेस इसका मतलब थिक होते हैं, और इसको आप सैगिंग बोलते हैं, इस फॉल्ट को सैगिंग बोलते हैं। जहाँ वर्टिकल मूवमेंट हो रही हो कोटिंग की, और ऐसे जैसे ऊपर से कोई कर्टेन गिराया जाता है, वो नीचे आ रहा था लेकिन उसके एजेस, डाउनवर्ड एजेस जो होते हैं वो थिक होते हैं, और एन अनइवन कोटिंग फिल्म या थिकनेस होती है। तो ऐसे फॉल्ट को आप कहते हैं कर्टेनिंग या सैगिंग। अब ये जो कर्टेनिंग या सैगिंग होती है, इसमें ये डिफरेंट पैटर्न्स में है, या तो रन होता है या उसमें टीयर होता है। रन क्या होता है? रन ये होता है कि जब आप ओवर एप्लीकेशन कर देते हैं और पेंट यूज करते हैं लो विस्कोसिटी वाला, तो पेंट लगाते ही वो नीचे की तरफ भागना शुरू हो जाता है, हाँ? और एंड तक, नीचे तक जाता है, डिप्रेशन जहाँ उनको, उन तक जाके उनको बटअप करता है पेंट, उन डिप्रेशन को भरता है। तो अगर इसको तो फिर आप रन कह देते हैं ना, कि डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो ज्यादा लंबे नीचे तक जाती है, और जो होल्स या डिप्रेशन है उनको जाके फिल कर देती है, ठीक है? तो वहां तो इसको रन बोलते हैं। लेकिन अगर यही मैंने कहा लंबी डाउनवर्ड मूवमेंट ना हो, बल्कि जो है ना वो सिर्फ रन जरूर करे लेकिन ज्यादा नीचे ना जाए, ऊपर ही रुक जाए, जैसे वो टीयर की शेप अख्तियार कर ले तो उसे आप टीयर का नाम देते हैं। जैसे आप मिसाल यहाँ पे हम एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, वहां से ज्यादा वाज़ेह नजर आ गया, देखें ये, ठीक है? ये देखें ना, कर्टेनिंग या सैगिंग है, लेकिन इसमें ये वाला जो हिस्सा है ये रन है, ये वाला जो है इसे, सॉरी, ये टीयर है, टीयर की तरह का दिख रहा है ना बिल्कुल, लेकिन ये जो हिस्सा है वो नीचे कंटिन्यूअस चल रहा है नीचे, ये इसे हम रन्स बोलते हैं। पेंट इस सूरत में नीचे रन हो रहा होता है, और इस सूरत में थोड़ा सा फासला तय करो और बस इतना सा हिस्सा जो है ना वो ड्रॉप की सूरत में यहाँ जम जाए, तो फिर इसको आप टीयर बोलते हैं। क्लियर? कास्ट बाय ओवर एप्लीकेशन। और फिर रिमूव ऑफेंडिंग एक्सेस मटेरियल, लाइटली अब्रेड एंड रिकोट। फिर इसका हल क्या है? वो कहते हैं जहां जहां पे ये जो लोअर एज थिक है ना, उन एरियाज को ब्रेडिंग मटेरियल से जो है ना वो थोड़ा सा रगड़ लें, ये रिमूव करें, और इतने से एरिया के ऊपर दोबारा थोड़ा सा कोट कर दें, पेंट लगा दें, तो फिर ये ठीक हो जाता है। उसके बाद में फ्लेकिंग, ये देखें, वाज़ेह नजर आ रहा है ना कि पेंट छिलके बन के उतर रहा है, किसी चीज का छिलके बन के उतरना ना, ये फ्लेकिंग है। अब ये फ्लेकिंग कब हुई है? कहते हैं जब कोटिंग मटेरियल की एज ज्यादा हो जाए, एज पूरी हो जाए, और वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो फिर जब वो खुश्क हो जाता है, यानी ब्रिटल हो जाता है एज पूरा होने की वजह से, तो उसकी पकड़ खत्म हो जाती है, उसका अढाइयन खत्म हो जाता है। फिर वो पेंट फिल्म जो है वो सरफेस से अढाइयन खत्म होने की वजह से डिटैच होना शुरू हो जाती है, और वो डिटैच किसी, जैसे जैसे सरफेस के ऊपर छिलका बन के उतर रहा हो, फ्लेक्स या स्केल्स बन के उतर रहा हो मटेरियल, इसको आप बोलते हैं फ्लेकिंग। मोस्टली ये जो फ्लेकिंग होती है ना, ये वो उन पेंट्स के ऊपर होती है या जो ऑक्सीडाइजिंग पेंट्स होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पेंट्स में रेजन ऑयल और नेचुरल ऑयल और रेजन शामिल है। नेचुरल ऑयल और नेचुरल रेजन, आपने ये जो नेचुरल ऑयल और नेचुरल रेजन हैं, ये सेकंड इसमें चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है ना वो पढ़ा था, जहाँ वो बाइंडर्स पढ़े थे कि नेचुरल ऑयल और नेचुरल रेजन हैं, जिनमें ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड
के साथ वहां पे आके मिलती है जहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा होता है, वहां पे आके ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है जी, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर लगा हुआ